हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे पिछले लेक्चर में कहा था कि आज हम अगले लेक्चर में अर्थक्वेक डिस्कस करेंगे, तो आज हम अर्थक्वेक स्टार्ट करते हैं। देखिए, अर्थक्वेक कोई छोटा टॉपिक नहीं है जो एक ही लेक्चर में स्टार्ट हो जाए, और मेरे लेक्चर आप जानते हैं थोड़े शॉर्ट्स होते हैं, तो इसीलिए मैं इसको 3 पार्ट में लगभग और बना दूंगा और उसमें हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ये जो मैंने एक एक शब्द लिखा है जो मैं समझाऊँगा वो सब NCERT का ही है, कहीं मैंने कुछ बाहर से नहीं लिया है। तो अगर आप NCERT को फॉलो करना चाहते हैं तो इसे पढ़िए, फिर NCERT में अर्थक्वेक पढ़िए, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो देखिए, हम अर्थक्वेक से स्टार्ट करते हैं। तो अर्थक्वेक क्या होता है? शेकिंग ऑफ अर्थ इज अर्थक्वेक। मतलब शेक मतलब क्या होता है? कांपना, हिलना। तो जो हमारी पृथ्वी की भूपर्पटी है, जो ऊपरी हिस्सा है, जब वो हिलता है तो उसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। देखिए, अर्थक्वेक आने का कई कारण होता है, लेकिन अगर हम अर्थ के इंटीरियर की बात करें तो जो हमारा एस्थेनोस्फीयर है उसमें लावा मूव करते रहता है। तो लावा मूव करने की वजह से जो हमारी लिथोस्फीयर की लेयर है, जो रॉक्स हैं, एस्थेनोस्फीयर मूव कर रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके मूवमेंट से जो हमारे रॉक्स टूट जाते हैं, रॉक टूटते हैं जब अंदर के हमें प्लेट्स हैं पृथ्वी की वो हिलती हैं, उसकी वजह से हमें ऊपरी हिस्से में कंपन महसूस होता है। तो देखिए, आपको एक छोटा सा डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें हमने यही दिखाया है कि ये पृथ्वी का अंदर निचला हिस्सा है और ये ऊपरी सरफेस वाला एरिया जहाँ हम रहते हैं। तो देखिए, जब हमारा अर्थ जो ओरिजिनेट होता है वो पृथ्वी के अंदर से होता है, लिथोस्फीयर के नीचे से होता है, वो हमें दिखता नहीं है। तो जहाँ से ओरिजिनेट होता है उसे हम फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं, और ऊपर जहाँ पे हमें दिखता है इसे हम एपिसेंटर कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए अगर ये पृथ्वी का निचला हिस्सा है, यहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ, ये हमें नहीं दिखेगा। यहाँ से अर्थक्वेक हमें दिखेगा, इसको हम क्या बोल रहे हैं? एपिसेंटर बोल रहे हैं। और यहीं से अर्थक्वेक निकलने के बाद जो हमारी वेव्स है वो जगह जगह फैल जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कहाँ होगा? सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हमारा एपिसेंटर वाले पॉइंट पे होगा। फिर वेव्स जब जाएंगी तो कमज़ोर होते होते एक समय ऐसा आएगा जब कुछ एरिया में डिस्ट्रक्शन नहीं फैला पाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कहाँ होगा? एपिसेंटर वाले पॉइंट पे होगा। फिर से ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, फोकस हाइपोसेंटर वो पॉइंट है जो हमारे लिथोस्फीयर के अंदर है, जो हमें दिखता नहीं है, जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है। पहला बिंदु जहाँ पे हमें दिखेगा उसे हम एपिसेंटर कहते हैं। अब देखिए, इतना आप समझ गए। अब अर्थक्वेक के बारे में हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो मैं आपको डायग्राम में समझाया वही आप मैंने लिखा हुआ है कि फोकस इज द प्लेस वेयर अर्थक्वेक ओरिजिनेट। फोकस मतलब जो निचला हिस्सा है, वहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। एपिसेंटर इज परपेंडिकुलर टू फोकस। जो एपिसेंटर है, ऊपरी वाला हिस्सा, ये यहाँ पे हमें दिख रहा था, वो क्या है? परपेंडिकुलर है। किसके? फोकस के। समझ रहे हैं ना? मतलब ये एकदम सीधे है। थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है? फोकस इज इनसाइड अर्थ, दैट इज लिथोस्फीयर। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो फोकस है वो हमें दिखता नहीं, जो लिथोस्फीयर का निचला हिस्सा है वहाँ से ये अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, और उसी पॉइंट को फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। अब देखिए, जो अर्थक्वेक है उसके दो रीजन्स होते हैं, एक मैन मेड होता है और एक नेचुरल होता है। तो मैन मेड में क्या है? जैसे खदान, कोयले की खदान है या कोई माइंस है, हमने उसे उड़ा दिया तो उसकी वजह से शेकिंग हुआ, उसके से कंपन आएगा तो वो हमें अर्थक्वेक के झटके देगा। उसके बाद कोई हैवी डैम बना दिया, जैसे मान लीजिए आपके हाथ में बाल्टी है, पानी भरा है, आप उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं, तो आपको शरीर पर दबाव पड़ रहा है। वैसे ही है, जब हम कोई डैम बनाते हैं तो जो हमारी पृथ्वी की भूपर्पटी है उस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। तो उस दबाव से भी जो क्या होता है कि हमारे आसपास के इलाके हैं उसमें शेकिंग, उसमें कंपन उठ जाती है, तब भी हमें लगता है कि अर्थक्वेक के झटके महसूस हो रहे हैं। ये तो बात हो गई मैनमेड की। नेचुरल के आप सब जानते ही हैं, जो एस्थेनोस्फीयर है हमारे पृथ्वी के जो नीचे, हम लिथोस्फीयर में रहते हैं, जो एस्थेनोस्फीयर की लेयर है उसमें लावा लगातार मूवमेंट कर रहा है, और उसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं भूकंप के झटके देखने को मिलते हैं। अब देखिए, जो उसमें हमारे अर्थक्वेक की जो लिथोस्फीयर के जो नीचे से फोकस से जो हमें वेव्स निकलती हैं वो सीस्मिक वेव्स कहते हैं। वो मेनली 4 टाइप्स की होती हैं, लेकिन कई कई बस दो ही वेव पढ़ाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तीसरी वेव है जो कि लव वेव है, जो कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। अब देखिए, मैं धीरे धीरे करके आपको चारों वेव समझाता हूँ और उनका पैटर्न क्या है।
सबका पैटर्न अलग अलग है, इसलिए सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है वो लव वेव। सबका पैटर्न अलग अलग है, इसलिए कोई कम डिस्ट्रक्टिव है, कोई ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। अब देखिए जो हमारा पी वेव है उसमें जो मूवमेंट का पैटर्न है वो एक्सपेंशन और कंप्रेशन का है, मतलब फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना, तो एकदम शेप कर देता है वो, एकदम शेप कर देगा, चीज़ों को तोड़ देगा। एक्सपेंशन कंप्रेशन का पैटर्न फॉलो करता है। दूसरा हमारा क्या है, एस वेव है। एस वेव का पैटर्न क्या है, ये लहर में चलता है, क्रेस्ट ट्रफ के फॉर्म में। ऊपरी हिस्सा जो क्रेस्ट है, निचला वाला हिस्सा ट्रफ है, तो ये क्रेस्ट ट्रफ के फॉर्म पैटर्न में ये चलता है, इसको ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। तो ये देखिए ये तो बस सीधे सीधे चल रहा है, लेकिन इसने क्या किया है, अपना पैटर्न थोड़ा चेंज किया है, तो ये ज़्यादा शेक कर रहा है। तो इसकी वजह से पी और एस वेव में देखा जाए तो एस वेव थोड़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। लेकिन बात यही नहीं होती, अब लव वेव और रेले वेव की बात करें तो चारों की बात करें तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन सी है, हमारी लव वेव है। देखिए ये दोनों जो पी वेव और एस वेव है ये बॉडी वेव्स हैं, और लव वेव जो रेले वेव है ये सरफेस वेव है। और बॉडी वेव और सरफेस वेव क्या होता है, बॉडी वेव क्या होता है, देखिए आपको बताता हूँ। बॉडी वेव ये है, यहाँ से सारा कार्यक्रम हो रहा है, ये अंदर है, ये हमें देखने रहा है, ये बॉडी वेव है। जब यहाँ से निकल गई तो ये सरफेस है, सरफेस यहाँ हम रह रहे हैं। सरफेस वेव को कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जो लव और रेले हैं वो कहीं ना कहीं पी और एस की वजह से ही बन पा रहे हैं। ठीक है, लव वेव देखिए ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है क्योंकि ये पूरा, ये भी क्रेस्ट ट्रफ का पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन ये एकदम ऐसे हो रहा है। आप एरो पे ध्यान देंगे, अगर मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये हमारी पृथ्वी का ये है, तो ये एकदम ऐसे एरो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, एकदम ऊपर जाएगा एरो फिर एकदम नीचे, मतलब एकदम कायदे से कर देगा चीज़ों को, फिर आगे जाके एकदम मतलब अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन कॉज कर देता है ये। फिर हमारी बात आती है रेले वेव की, जो कि थोड़ा सर्कुलर पैटर्न फॉलो करता है, ये उतना डिस्ट्रक्टिव नहीं है। पी और एस वेव में एस वेव डिस्ट्रक्टिव है, ओवरऑल कौन सी वेव डिस्ट्रक्टिव है, लव वेव। अब देखिए तीनों चारों वेव्स को हम समझ लेते हैं। पी वेव, इसको क्या कहते हैं, देखिए पार्टिकल मूव्स पैरेलल इन पी वेव। पार्टिकल क्या है, जो हमारी नीचे से वेव्स आ रही है उसको हम पार्टिकल कह रहे हैं, वो पैरेलली चल रही है। पैरेलल मतलब क्या होता है, बराबर चल रही है ऐसे, ये और कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं, बस एक पैटर्न है इनका स्ट्रेट, उसी में एक्सप्रेशन कंप्रेशन करके डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। उसके बाद क्या है, देखिए ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी वेव, प्रेशर वेव। पी वेव को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी वेव और प्रेशर वेव। तीसरा पॉइंट क्या है, जो इनकी स्पीड है वो 8 to 9 किलोमीटर पर सेकेंड है, ना कि पर आवर। क्या है, 8 to 9 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से जो हमारी प्राइमरी वेव है वो चलती है। आपने इतना समझ गया। अब देखिए आपको पहले बता चुका हूँ पी और एस वेव हमारी बॉडी वेव्स है। अब देखिए बात एस वेव की करें तो ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी वेव, इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेव कहते हैं। इसकी स्पीड क्या है, 4 to 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आएगा, सर इसकी स्पीड 8 to 9 किलोमीटर प्रति सेकेंड है और इसकी स्पीड 4 to 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, फिर पी वेव कम डिस्ट्रक्टिव कैसे है। कम डिस्ट्रक्टिव एक ही रीजन है कि ये अपना पैटर्न बदल दे रहा है, एस वेव ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहा है, और जो पी वेव है वो बस परपेंडिकुलर चल रहा है तो कम डिस्ट्रक्शन कर रहा है। स्पीड तो ज़्यादा है लेकिन जो मूवमेंट का पैटर्न है वो डिस्ट्रक्शन को कॉज करता है। देखिए वाटर रिपल्स, तीसरा पॉइंट क्या है, वाटर रिपल्स, लहर। अब देखिए ये जो मैंने छोटा डायग्राम बनाया है आपको क्या बताना चाह रहा है, आपने कभी कभी बैठे बैठे कहीं ना कहीं किसी जमे हुए पानी में, तालाब में, पोखरे में पत्थर मारा होगा, तो आपने क्या देखा होगा, जब पत्थर आपका कहीं भी गिरता है तो एक लहर, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे पत्थर फेंक दिया तो अब लहर ऐसे 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 जाके फिर लहर लास्ट में जहाँ पानी खत्म हो रहा है वहाँ खत्म हो जाएगी। तो उसी लहर के पैटर्न को ये ऐसे फॉलो करता है, तो वही लिखा है वाटर रिपल्स। बात समझ में आ रही है। देखिए तीसरा क्या है, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का पैटर्न क्या होता है, ये वाला पैटर्न होता है और कुछ नहीं, बस इसी को ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। लाइट वेव मतलब ये नहीं कि सेकेंडरी वेव लाइट वेव है, लाइट वेव का पैटर्न फॉलो करता है। अब देखिए क्या लिखा है, ओनली ट्रेवल्स इन सॉलिड। आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि जो हमारा क्रस्ट मेंटल कोर का हिस्सा है, कोई कहीं सॉलिड है कहीं लिक्विड है। कोर का जो इनर कोर है वो सॉलिड है, आउटर कोर जो हमारा है वो लिक्विड फॉर्म में है। तो वही बात कर रहा है कि जब हमारी अर्थक्वेक की वेव्स निकलती हैं तो जो उसमें जो हमारा एस वेव है वो सिर्फ
सॉलिड फॉर्म में ट्रेवल कर सकते हैं। आपको आगे बताऊंगा अगले पॉइंट में कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। देखिए पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन, इसमें क्या लिखा है, इसमें पार्टिकल पैरेलली मूव कर रहे थे और इसमें पार्टिकल हमारे परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं। परपेंडिकुलर मतलब कैसे, ये ऐसे क्रस्ट के परपेंडिकुलर, ड्रफ के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं लेकिन ये वेव्स के फॉर्म में। पी और एस वेव हो गया, बॉडी वेव, सरफेस वेव हो गया। बॉडी वेव सरफेस हो क्या मतलब, बॉडी वेव जो अंदर से उत्पत्ति हो रहा है दिख नहीं रहा है, और सरफेस वेव जो इन दोनों को मिलने से लव और रेले वेव बनता है। अब बात करते हैं लव वेव की। देखिए ये वाला लव नहीं है जो हम दिन रात तराशते रहते हैं, ये लव मतलब जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका सर नेम है। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है। इसका पैटर्न जो आप देख रहे हैं एकदम ऐसे एकदम ऊपर जाके फिर एकदम नीचे से। कैन पास थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड। एस वेव सिर्फ सॉलिड से, लव वेव सॉलिड लिक्विड दोनों से पास कर सकती है। कॉज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ पी एंड एस वेव, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पी और एस वेव के कॉम्बिनेशन से ये लव और रेले वेव बनती है। बॉडी वेव के कॉम्बिनेशन से ये हमारी सरफेस वेव बनती है। देखिए इट इज सरफेस वेव। ठीक है, इतना पॉइंट, आप 4 पॉइंट क्लियर हो गए। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है, सॉलिड लिक्विड से पास कर सकती है, कॉम्बिनेशन ऑफ पी और एस वेव के कॉम्बिनेशन से बनी है, और ये सरफेस वेव है। सरफेस वेव मतलब हमें दिख रही है, बॉडी वेव जो हमें नहीं दिखेगी। चौथा पॉइंट क्या है, रेले वेव की बात करते हैं। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव नहीं है, लेस डिस्ट्रक्टिव है। ये भी सरफेस के अंदर ट्रेवल्स इन सरफेस सॉलिड, ये सिर्फ सॉलिड सरफेस के अंदर ट्रेवल करता है। लव वेव सॉलिड लिक्विड में ट्रेवल करता है, एस वेव सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करता है, लव वेव सॉलिड लिक्विड में करता है, और आर वेव सिर्फ सॉलिड में करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर शेकिंग ड्यूरिंग अर्थक्वेक। देखिए शेकिंग तो हमारे सारे पैटर्न्स में शेक होता ही है, तो आप इसमें लिख सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर शेकिंग ड्यूरिंग अर्थक्वेक। ये इस पॉइंट को आप सारे चारों पेज में चाहे तो लिख सकते हैं। ये क्या है, आर इज लेसर देन एल। पी और एस में एस खतरनाक है, लव और रेले में लव खतरनाक है। तो ये लेसर देन का साइन है, मतलब जो रेले वेव है वो लव वेव से कम डिस्ट्रक्टिव है। इट्स वेलोसिटी इज लोअर देन पी एस एल, जो उसकी वेलोसिटी है, जो उसकी तीव्रता है वो पी एस एल तीनों वेव से कम है, इसीलिए लेस डिस्ट्रक्टिव है। इसलिए उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तब भी आप इसे पढ़ते रहिएगा। ध्यान रखिएगा कि ऐसी कोई वेव ही है। आगे का पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब अर्थक्वेक आ गया है, मेजरमेंट करना है, तभी तो हमें पता चलेगा कि अर्थक्वेक का जो हमने नापा है वो डिस्ट्रक्टिव है कि लेस डिस्ट्रक्टिव है। अब देखिए क्या कैसे मेजरमेंट करते हैं, उस मशीन को हम लोग कहते हैं सीस्मोग्राफ। नाम सुना हो सीस्मोग्राफी, मतलब ग्राफी क्या है, जो मैं ग्राफ का पैटर्न फॉलो करा दे रहा है वो ग्राफ है। तो बेसिकली आप इमेज देख लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा उसमें कुछ टेक्निकल नहीं है। जैसे देखिए भूकंप आता है, सीस्मोग्राफ, देखिए टेक्नोलॉजी हाई है, आज हमें सब कुछ पता है कि भूकंप प्रोन एरियाज कौन से हैं। जो हिमालय का जोन है वो जहाँ भूकंप ज़्यादा आता है, जो हमारे रिंग ऑफ फायर है, पैसिफिक ओशियन जो हमारा है, पैसिफिक ओशियन का रिंग ऑफ फायर जोन जो है यहाँ हमेशा अर्थक्वेक हमें महसूस होते हैं। तो यहाँ से पहले सीस्मोग्राफ मशीन हम सेट करके रख देते हैं। ये नहीं कि भूकंप आ गए जो लेके जा रहे हैं, सब कोई भाग रहा है वहाँ सीस्मोग्राफ लेके जाएंगे, वहीं लगाएंगे, नापेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, पैटर्न जैसे जैसे ये सीट फिक्स रहती है सीस्मोग्राफी मशीन, जैसे जैसे हमारा अर्थक्वेक में कंपन होता है तो ये अपना सीट पर टंकन करती जाती है, तो उससे एक पैटर्न फॉलो होता है, छोटा बड़ा ऐसे ऐसे पैटर्न बनता है। उस पैटर्न को ये हमारी सिस्मोग्राफी मशीन बनाती है। जितना ज़्यादा कंपन होगा उतना ज़्यादा बड़ा ग्राफ बनेगा। देखिए 6 ग्रेटर देन 6 इज डिस्ट्रक्टिव। अगर अर्थक्वेक का लेवल 6 है या उससे ज़्यादा है तो वो डिस्ट्रक्टिव माना जाएगा। कहीं कहीं 8 भी जाता है, लेकिन 8 बहुत रेयर केस में आता है। लेकिन अगर 8 चला गया तो आप समझ जाइए कि मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक है, कुछ बचने वाला नहीं है उसमें। देखिए मर्केली स्केल की बात करें तो देखिए आप सिस्मोग्राफी क्या किया, हमें सिस्मोग्राफी तो बस ग्राफ बना के दे रहा है ना, उसको मेजरमेंट कैसे होगा, स्केल चाहिए उसके लिए। अपने वाले स्केल नहीं है, नॉर्मल स्केल नहीं है, ये मर्केली स्केल है। ये हमें बताता है कि भाई 6 है, 8 है, 12 है, कितना है, 4 है, कितना है। ये हमें मर्केली सिस्मोग्राफ के ग्राफ को देख के मर्केली स्केल से हम उसे मेजर करते हैं। फोर्थ वन क्या है, मैनी डेविएशन शोज दैट देयर आर मैनी लेयर्स अवेलेबल इनसाइड अर्थ। देखिए ये कोई बहुत कठिन पॉइंट नहीं है। डेविएशन मतलब क्या होता है, जब तरंगे जो हमारी निकल रही है वो इधर उधर जा रही है, इससे हमें क्या पता चल रहा है,
कोई वेव जो हमारी है सॉलिड से पास कर रही है, कोई सिर्फ लिक्विड से पास कर रही है, कोई दोनों से पास कर रही है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे लिथोस्फीयर का जो निचला हिस्सा है उसमें क्रस्ट मेंटल कोर में कई लेयर्स प्रेजेंट है। ये पॉइंट बस यही कहना चाह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, पी वेव कैन पास थ्रू सॉलिड लिक्विड गैस। देखिए एस वेव आपने देख लिया कि वो सिर्फ सॉलिड में पास कर रही है, बाकी लव वेव और रेलवे वेव देख लिया, लेकिन जो पी वेव है वो एक एक्सपर्ट वेव है, वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में पास कर सकती है। अब देखिए सॉलिड क्या है, सॉलिड रॉक है, पहाड़ है हमारे एकदम ठोस, उसको पार कर जा रही है। लिक्विड क्या है, लावा है, स्टेनोस्फीयर में लावा तैर रहा है, उसको पार करके आ जा रही है। गैस क्या है, CO2 सल्फर। आपने देखा है कि जब वॉल्केनोस निकलते हैं तो वॉल्केनोस में जो धुआंरे गैसें निकलती हैं वो क्या होती हैं, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर होती हैं, और कई जहरीली गैसें भी निकलती हैं, लेकिन उनकी मात्रा कम रहती है। सबसे ज़्यादा हमारा CO2 और सल्फर रहता है। तो पी वेव जो हमारा है वो तीनों सॉलिड लिक्विड गैस को पास कर सकता है। देखिए फिर क्या लिखा है, पी वेव स्पीड इज हायर इन इनर कोर मींस इट इज सॉलिड।